पग पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूंग की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम। आम की तुड़ाई के समय अपनाए जाने वाले कार्य। जायद के मौसम में कई किसान मूंग की खेती करते हैं। फिलहाल ये फसल अभी बढ़वार की अवस्था में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तापमान में हुए उतार चढ़ाव के कारण इसमें अभी कीट रोगों का प्रकोप बढ़ गया है। तो इन कीट रोगों को पहचान कर आप इनका सही तरीके से नियंत्रण कैसे करें, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के डॉक्टर राहुल सिंह राजपूत से। आज के इस कृषि चर्चा अंक में हम बात करेंगे गर्मा फसल, जिसमें हम मूंग और उड़द में किस प्रकार से रोग व्याधि प्रबंधन करना है, कीट का प्रबंधन करना है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी भीषण गर्मी थी और अचानक से मौसम में जो है कई क्षेत्रों में आप देखेंगे बारिश हुआ है। इसके कारण किसान भाइयों को विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों की समस्या आप उनकी फसल में देखने को मिल सकती है। तो आइए पहले हम सबसे पहले चर्चा करते हैं रोगों के बारे में। तो मूंग और उड़द की जो फसल है, इसमें मुख्य रूप से जो बीमारियां हमको देखने को मिलती है वो कवक और जीवाणु और विषाणु के द्वारा होती है, अर्थात फंगस, बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा। मूंग की फसल में पीला मोजेक रोग यह विषाणु जनित रोग है। इस रोग का वाहक सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियों पर अनियमित पीले एवं हरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, जो बाद में मिलकर बड़े बड़े धब्बों में परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे संपूर्ण पत्ती पीली पड़ जाती है तथा पत्तियों में उत्तक क्षय भी होने लगता है। संक्रमित पौधे में पुष्प एवं फलियां देर से तथा कम लगती है। इस रोग के लक्षण फलियों एवं दोनों पर भी दिखाई देते हैं। इसके रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। डायोमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति पानी में घोल बनाकर 2 या 3 बार 10 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। तो कौन कौन सी प्रमुख जो है बीमारियां फंगस से होती हैं, उनके नाम हैं जिनको किसान भाई अपने प्रक्षेत्र पे देख सकते हैं। उसमें सबसे पहली बीमारी है पत्ती धब्बा रोग, जो बहुत ही सामान्य रूप से देखने को मिलती है। दूसरी जो बीमारी है, इसमें इसको हम एंथ्रेक्नोज या साम वर्ण रोग के नाम से भी जाते हैं। यह भी एक तरीके से पत्तियों में धब्बे के रूप में दिखाई देती है। और ये जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, इसके कारण जिन क्षेत्रों में अभी नमी बनी हुई है, अर्थात हल्का सा बारिश के कारण जो है मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, उसके कारण कहीं कहीं भभूतिया रोग, जिसको हम चूर्णी आसिलता भी के नाम से जानते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से जानते हैं वैज्ञानिक भाषा में, उस बीमारियों को आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो चूर्णी आसिलता है, इसमें पत्ती के ऊपर में पाउडर के रूप में आपको जो है
किसान भाइयों को पत्ती के रूप में देखने को मिलेगा, ऊपर में देखने मिलेगा। तो ये प्रमुख जो है बीमारियां कवक के द्वारा होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कीट के बारे में। तो जिस प्रकार किसान भाइयों आप देख रहे हैं कि मौसम में जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं फसल में कीट की भी संख्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। और इसमें जो कीट लगते हैं प्रमुख रूप से जो फल्ली में छेदा, अर्थात आप जब देखेंगे कि पुष्पन के बाद जो फल्लियों का निर्माण होता है वहाँ पे फल्ली में छेद हो जाता है और ये जो कीट है वो जाके बीज, जो निर्मित बीज हो रहा है, उसको नुकसान करता है। तो ये तो प्रमुख रूप से जब आपका फल्ली निर्माण का काम होगा तब उस समय आपको इस कीट का प्रबंधन करना है। थ्रिप्स या रस चूसक कीट मूंग के पौधों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रकोप से पौधे पीले पड़कर कमजोर हो जाते हैं, उनमें विकार भी आ जाता है। कीट नियंत्रण के लिए किसान बुआई से पहले बीजों का थायोमेथोक्सम 10 WS 2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करें। इसके बाद थायोमेथोक्सम 25 WG 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल छिड़काव करने से भी थ्रिप्स की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। अब आप जानते हैं इनका प्रबंधन किस प्रकार से किसान भाई करें। तो किसान भाइयों, जब भी आप किसी भी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो बीमारी है उस लक्षण को देखने के पश्चात यदि आप अपने किसी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय के अगर संपर्क में हैं, आप कृषि विश्वविद्यालय के संपर्क में हैं, तो वहाँ पे पहले जाके एक्सपर्ट की राय ले लें या फ़ोन के माध्यम से ले लें। उसके बाद ही उस दवा का चयन करें जो पौधे के लिए अति आवश्यक है। सामान्य रूप से जब हम कवक अर्थात फंगस की जो बीमारियां हैं उनके नियंत्रण की बात करते हैं तो उनके लिए मार्केट में कई दवा हैं, जिसमें प्रमुख रूप से यदि आप मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम इस दवा का जो है कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से अपने पौधों पे छिड़काव करते हैं तो ये दवा जो है कारगर रूप से बीमारी के नियंत्रण में काम करती है। साथ ही साथ इस दवा का छिड़काव किसान भाइयों शाम के समय करें ताकि जो है दवा का असर पौधों में बहुत अच्छे से बना रहे। अब हम बात करते हैं कीट प्रबंधन की। तो जो मैंने प्रमुख रूप से आपको कीट बताया जिसमें आपका सफ़ेद मक्खी है जो पीलिया रोग के लिए भी जिम्मेदार है, उसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आप इमीडाक्लोपिड 17.8 SL के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इस दवा का 3 ml प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल करने से जो है इसको आपको आपकी फसल में ये जो रोग है आने से बच सकता है। यदि आ गया है तो उसके व्यापक रूप से फैलने से भी आप इसको बचा सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि दवा जो छिड़काव है, जैसे हमने पहले भी बताया, कोई भी कीटनाशक हो, कवकनाशक हो, इनका दवा का इस्तेमाल शाम के समय करना है ताकि उससे आपके पौधे में किसी प्रकार की क्षति ना हो। तो इस प्रकार ये जो जानकारी है कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन की गर्मा और उड़द फसल की, मैं आशा करता हूँ कि किसान भाइयों के लिए लाभप्रद होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में आम के बाग अधिकतर स्थानों पर देखे जा सकते हैं और जैसा कि अभी आम के बागों में फल तुड़ाई की अवस्था में है और कहीं कहीं इस समय फलों की तुड़ाई भी चल रही है और इस समय आम के फलों में फल मक्खी कीट का भी प्रकोप होने लगता है, तो किसान इस कीट से कैसे बचाव करे तथा फलों का सुरक्षित भंडारण किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ संजीव कुमार। किसान बंधुओं,
अगाध प्रभेद जितने भी आम के हैं उसमें पीलापन आना शुरू हो चुका है, वह परिपक्व होने की स्थिति में है और खासकर मौसम के अधिक तापमान अधिक होने के कारण उस पे अपनी उम्र से पहले ही परिपक्वता आने लगी है। किसान बंधुओं, यह अभी इसकी पहचान सबसे आसान ये है कि आप एक बाल्टी में पानी भर लें और आम की तुराई जो आपके समझ में लगे कि यह परिपक्व हो रहा है, आप वैसे आमों को तोड़ लें और पानी में डालने के बाद देखेंगे कि जो आम पक गए हैं वो नीचे की ओर जो पूर्ण अपने आप परिपक्वता पा चुके होंगे वो डूब जाएंगे। आप समझ लें कि ये आम पक गया है, पकने वाला है। और जो आम पकने की स्थिति में नहीं होंगे वो पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा। अगर आप अपरिपक्व अवस्था में आम तोड़ लेंगे तो उनकी छाल सिकुड़ने लगेगी और वह बाजार मूल्य के बराबर नहीं रहेगा, न उसमें स्वाद आ सकते। किसान बंधुओं, इस स्थिति में आप अपने बागानों का कम से कम एक ख्याल जरूर रखेंगे कि फल मक्खी का ये मौसम है और फल मक्खी सर्वाधिक नुकसान करने के लिए परिपक्व फलों को नुकसान पहुंचाता है। आप इस वक्त अपनी सावधानी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगाध प्रभेदों में आप किसी भी परिस्थिति में मैं यह सलाह नहीं दूंगा कि आप किसी भी कीटनाशक का, खासकर अंतरप्रवाही कीटनाशक का प्रयोग करें। इसके लिए किसान बंधुओं आपके लिए एक प्राकृतिक रूप से तैयार की गई बायो ट्रैप है। आप फल मक्खी के नियंत्रण के लिए आप 1 हेक्टेयर में 5 ट्रैप जरूर लटका दें। पेड़ की डालियों पर आप थोड़ी थोड़ी दूर पर आप 1 हेक्टेयर के लिए यह 5 पैकेट काफ़ी है, 5 डब्बे काफ़ी हैं। आप 5 अलग अलग पेड़ की डालों पर आप लटका दें और उसे 2 दिनों पर निश्चित रूप से निरीक्षण करते रहें। फल मक्खी में इसमें मादा मक्खियों का ये यौन गंध होता है, जिसके कारण सारे नर उसमें फंसते चले जाते हैं और आप उसे नष्ट कर दें। फिर से आप फेरोमोन ट्रैप लटका लें। अगर आपने कीटनाशक का प्रयोग किया तो स्वयं भी आप जहर खाएंगे और फिर आम आदमियों को भी खिलाएंगे। ये जहाँ भी जाएगी वो जहर ही फैलाएगी। किसान बंधु, परिपक्व होने की स्थिति में काफ़ी चिड़िया परेशान करती है। आप उन फलों को, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप किसी को खाने न दें, लेकिन आम के पेड़ों को कोशिश करें कि आप दिन के समय में उसकी रखवाली करें, जिससे कारण आपके नुकसान से बचेंगे। अगेती किस्म के आम के फल अब मैच्योर हो रहे हैं, जिनकी तुड़ाई अब की जा सकती है और यह कार्य सावधानी से करने की जरूरत होती है, जिससे फल चोटिल ना हो। साथ ही तुड़ाई के बाद फलों का स्टोरेज और पैकिंग भी ठीक से करें, जिससे फलों की अच्छी क्वालिटी बनी रहे। किसान बंधु, आप निश्चित रूप से तुड़ाई सुबह के समय में करें, ठंडे में करें और नीचे में जमीन पे कभी भी फल को तोड़ने के बाद नहीं ढेर करें। उसके नीचे पॉलीथीन या कपड़े की चादर आप जरूर फैला दें और फलों को रखें। साइज की ग्रेडिंग होती है, आप देख लें। जो आम का फल जो आपका जितने भी हैं उसमें जो बड़े साइज के हों, एक्स्ट्रा लार्ज साइज एक तरफ छांट लें, एक सामान्य छांट लें और फिर जो छोटे फल होते हैं, टूटे फूटे फल होते हैं, आप उन्हें अलग कर दें। बाजार में जाने के लिए निश्चित रूप से स्वस्थ और अच्छे फल, बिना कीट लगे हुए फल और खासकर जिसकी सुंदरता अधिक से अधिक हो, उसकी मूल्य अधिक होती है। किसान बंधु, बाजार मूल्य लेने के लिए आपको इन सब कामों पर सावधानी देनी होगी। अगर आप इसे बाहर बाजार भेजने के लिए करते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप भेजने से पूर्व एक बंद कमरे में 500 से 600 ग्राम 5 से 6 क्विंटल आम के लिए 5 से 600 ग्राम सल्फर का ध्रुवीकरण कर दें, जिससे इस पे किसी भी तरह का फफूंद का प्रभाव नहीं होगा, किसी भी कीटों का प्रभाव नहीं होगा, सड़न से बचेगा और पीलापन भी आएगी। आप आधे घंटे उसमें गैस में रखने के बाद, सल्फर ध्रुवीकरण करने के बाद आप उन फलों को बाहर निकाल लें, ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद अलग अलग बांस, ये लकड़ी के क्रेट में या प्लास्टिक के क्रेट में जिसमें अधिक से अधिक छिद्र हो, हवादार हो, धूप सीधी न पड़े, आप ऐसी में पुआल नीचे में रख दें और हर परत, आम के हर एक परत के बीच में निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें, पुआल या खरपतवार या पत्तों का प्रयोग करें, जिससे कि आम एक दूसरे को दबा न पाए। अगर पूर्ण पके हुए फलों को आप उसमें डाल देंगे तो वो भीतर ही दब के और सड़ जाएगा, उससे निकलने वाली पदार्थ से
उससे मिठास के कारण बहुत सारी चींटियाँ या बहुत सारे कीड़े का प्रकोप हो सकता है। इसीलिए हमेशा कटे फटे फलों की छटाई कर कर ही पैकिंग करें, पूर्ण परिपक्व और स्वस्थ फलों का ही पैकिंग करें। आपका ध्यान एक और जरूरी बात पर ले जाना चाहेंगे। अगर आप खुद ही फलों को पकाकर बेचना चाहते हैं या आपसे कोई व्यापारी फलों को पकाकर बेचता है तो फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कार्बाइड केमिकल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मानव हेल्थ के लिए बहुत ही घातक है। FSSAI ने फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। एथिलीन लिक्विड और पाउडर के रूप में बाजार में उपलब्ध है और पिछले कई सालों से इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, बेबी कॉर्न मक्के की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, जिसके चलते किसान इसकी खेती तीनों मौसमों में करते हैं और अभी इसकी बुआई का उत्तम समय चल रहा है। अगर आप भी बेबी कॉर्न मक्के की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार। हम बात करते हैं बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो हमारी रबी की फसलें हैं, जैसे मुख्य रूप से गेहूं है, दलहनी फसलें हैं, रबी की मसूर है, चना है, इन सब की कटाई हो चुकी है। बेबी कॉर्न मक्का की एक प्रजाति है जिसमें नंबर ऑफ कॉप्स, जो नंबर ऑफ बेबी कॉप्स हैं, जो भुट्टे निकलते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। एक पौधे में सामान्यतः 3 से 4 भुट्टे आ जाते हैं। जब ये कॉब यानी भुट्टे शिशुआवस्था में होते हैं, इसमें जब रेशा निकलने लगता है, इनमें बालियों में, कॉब में रेशा निकलने लगे, रेशा निकलने के 24 घंटे के अंदर, अर्थात परागण क्रिया होने से ठीक पहले हम कॉब को तोड़ लेते हैं। बेबी कॉर्न की बुआई के लिए जो हमारी मिट्टी हो वो दोमट, बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम होती हैं। इसके लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये मृदाएं जल निकास युक्त होनी चाहिए। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। तो अब बात करते हैं हम पोषक तत्व प्रबंधन की। क्योंकि बेबी कॉर्न मक्के की तुलना में घनी फसल है, तो इसमें पोषक तत्व की ज़्यादा मात्रा पड़ती है। एक अच्छी पैदावार के लिए मृदा की जांच कराकर उर्वरक का संस्तुति की जा सकती है, लेकिन संस्तुति न होने पर किसी प्रकार हम मृदा की चेक नहीं करा पाए हैं, तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस, 75 किलोग्राम पोटास एवं 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर व्यवहार करना उपयुक्त पाया गया है। फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय हम कतारों में दे देते हैं, जबकि नाइट्रोजन की बची हुई 1/3 मात्रा हम यूरिया के माध्यम से देते हैं और बुआई के करीब 20 से 25 दिन बाद देते हैं, जब पौधा घुटने की ऊंचाई तक आ जाता है। नाइट्रोजन की अंतिम 1/3 मात्रा हम करीब 50 दिन बाद देते हैं, जब पौधे में बालियां आना शुरू होने की स्थिति है, यानी ढलबान आने की स्थिति होती है, उस समय देते हैं।
तो इस प्रकार नाइट्रोजन की आखिरी डोज जो 1/3 मात्रा है उसको हम 45 से 50 दिन पर देते हैं जब धनबाल निकलना शुरू होते हैं। तो बेबी कॉर्न की हम उन प्रजातियों का जिक्र करेंगे जो हम अभी तक बहुत पॉपुलर हैं, जैसे HM4, HM4 बहुत ही अच्छी प्रजाति है। ये हाइब्रिड्स है, संकर प्रजाति है। इसकी उत्पादन क्षमता करीब 28 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है और ये करीब 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है, अर्थात खेत में 65 दिन बाद इसकी तोड़ाई समाप्त कर ली जाती है। दूसरी प्रजाति है गोल्डन बेबी, ये भी एक हाइब्रिड है और इसकी भी उत्पादन क्षमता करीब 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक है और कटाई के बाद हरा चारा भी इन दोनों प्रजातियों में बहुत अच्छा मिल जाता है, करीब 400 कुंटल तक हरा चारा भी मिल सकता है। तो इसके बाद VL42। बुआई से पूर्व बीजों को कवकनाशी से लेना चाहिए ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसके लिए बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें। अब बात करते हैं हम इसमें स्पेसिंग का। जो बेबी कॉर्न की बुआई का दूरी होगा वो 40 सेंटीमीटर कतार से कतार एवं 20 सेंटीमीटर पौधा से पौधा। इस तरह से बात की जाए तो 1 हेक्टेयर एरिया में करीब 1 लाख बेबी कॉर्न का पौधा आ जाता है। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। अब बात करते हैं सिंचाई का। चूंकि बेबी कॉर्न गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है कि बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो बेबी कॉर्न लगाने के समय हमें ध्यान देना होगा कि हमारे पास सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जनरली देखा गया है कि बुआई के 15 से 20 दिन बाद जब सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है तो उस समय एक सिंचाई की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर हमें एक सिंचाई, हल्की सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है, जिससे खेत में पर्याप्त नमी रहे तो पौधा हरा भरा एवं स्वस्थ रहता है तो उत्पादन अच्छा होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव रालेडी, जिला रांची के नेमचंद लाल ने। आपने भेड़ पालन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज हम भेड़ पालन पर बात करेंगे। तो भेड़ पालन यानी कि बकरी पालन तो ज़्यादातर किसान करते हैं, लेकिन भेड़ पालन का व्यवसाय जो है कुछ एरिया में भारतवर्ष के अंदर ज़्यादा किया जाता है और लेकिन बाकी जगहों पर इसका पालन बहुतायत तौर पर नहीं किया जाता है। किसान भाइयों, आज के समय में भी भेड़ पालन कम खर्च में एक अच्छी आय का जरिया है, जिससे भेड़ पालकों को दूध, मांस, ऊन की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि भेड़ की कौन सी नस्ल का चयन करके पालन करें जिससे अधिक फायदा हो सके। वह इस प्रकार से है। भेड़ों में कुछ नस्ल इस तरह की है जो जैसे कि आपको पता है कि भेड़ से हम किस किस चीज़ से लाभ ले सकते हैं। तो भेड़ का मांस है, उसके चमड़ा है, उसके ऊन उत्पन्न होता है, ऊन है, साथ में बहुत जगह पे दूध के लिए भी भेड़ रखते हैं और उसके अलावा खाद के लिए वो प्रयोग में इनके बीट को खाद में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये इनसे लाभ की चीज़ है। जैसे कि मेराइनो एक नस्ल इनका है, विदेशी नस्ल है, लेकिन भारतवर्ष में भी बहुत जगह पर इसका पालन किया जाता है। तो मेराइनो नस्ल से आप इसे उसी प्रकार से डॉर्सेट है, सफॉक है जो कि मांस के लिए रखा जाता है और हैम्पशायर है। तो ये सारी विदेशी नस्ल है। कुछ नस्ल हैं जो कि आपको जम्मू कश्मीर में है, गड्डी है, कश्मीरी है। तो ये नस्ल हमारे ठंडे प्रदेश की है।
जिससे कि ऊन का उत्पादन होता है। और गर्म प्रदेश में जैसे कि उत्तर प्रदेश की नस्ल है मुजफ्फरनगरी, वो उसका पालन कर सकते हैं। हमारे झारखंड की नस्ल है छोटा नागपुरी। लेकिन इन सभी में आपको कारपेट ऊल यानी कि दरी बनाने के लिए जो ऊन का उपयोग करते हैं उस प्रकार के ऊन आएंगे। मांस उत्पादन के लिए आप अगर भेड़ पालन करना चाहते हैं तो अपने प्रदेश के जलवायु पर आधारित भेड़ों के का चयन करें। इसे रख रखाव में भी कम खर्च है। जिस प्रकार से बकरी के लिए घर में एक बनाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आप इसके लिए भी आवास व्यवस्था करेंगे। भेड़ों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा हो। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ें नहीं रखें। कम जगह में यानी कि 20 स्क्वायर फीट जगह यानी कि एक भेड़ के लिए जरूरत पड़ती है। और अगर रखने के लिए अगर आप चाहते हैं इसे व्यावसायिक रूप में अपनाना, तो व्यावसायिक रूप में अपनाने के लिए आप इसमें घर में मादा जो हमारी भेड़ है उनके लिए अलग घर बनाएं, घर कमरा रखें। और उसी प्रकार से अगर आप नर है तो नर के लिए अलग और जो बच्चे आते हैं उनके लिए अलग रखना है। भेड़ों का आहार प्रबंधन। भेड़ों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खान पान का उचित प्रबंध रखना चाहिए। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। अब रही बात की उनके खान पान की व्यवस्था की, तो खान पान अगर व्यवस्था रखना है तो भेड़ भी चरने वाला पशु है और इसे चराना भी अति आवश्यक है। लेकिन चराने के अलावा भी अगर आप मांस के लिए उत्पादन करना चाहते हैं तो इसमें आपको भोजन के अलग से 400 ग्राम प्रतिदिन यानी कि सुबह शाम एक बार 200 ग्राम करके आप इसे भोजन कराएंगे तो इससे बढ़ोतरी अच्छी होगी। और बढ़ोतरी अच्छी होने पर आपको लाभ भी अधिक होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।